व्याख्यान की कड़ी में आज हम लोग भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में उल्लेखित किया गया है कि इस संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलेच्छ नहीं होता है। गुण तथा कर्म के भेद से ही होता है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को समझने के लिए आर्यों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में आज भी वर्ण व्यवस्था अपने बदले हुए रूप में विद्यमान है, जिसको हम लोग वर्तमान में जाति व्यवस्था के रूप में देखते हैं। आर्यों के सामाजिक संगठन का इतिहास बहुत प्राचीन है, लगभग 5000 वर्ष से भी प्राचीन माना जाता है। जब विश्व के अधिकांश भूभागों में सभ्यता अपने उषा काल में थी, तभी आर्यों की सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप ले चुकी थी। आर्यों ने जन अर्थात कबीलों के रूप में बसने से पहले ही इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था, परख लिया था कि मनुष्य जाति के सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो परिवार है, न कि व्यक्ति। व्यक्ति परिवार में सुरक्षित होता है और परिवार कुटुंब के भीतर सुरक्षित रहता है, और कुटुंब की सुरक्षा का भार जन पर होता है। जन का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, देश से है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में पारिवारिक व्यवस्था का विकसित स्वरूप हमें दिखाई देता है। आर्यों ने जैसा अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पर जन में रहने वाले व्यक्तियों, परिवारों, कुटुंबों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता था तथा अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार विशिष्ट प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। आगे चलकर ये विशिष्ट प्रकार के कार्य ही वर्ण व्यवस्था के मुख्य आधार बने। भारतीय ऋषि मुनियों ने, सामाजिक व्यवस्थाकारों ने, चिंतकों ने अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों को 4 भागों में विभक्त करके देखा, या 4 भागों में विभाजन किया जा सकता है। पहला, यज्ञ हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान करना तथा करवाना, दान लेना, दान देना, शिक्षा देना और मनुष्यों को श्रेष्ठ आचरण के लिए प्रेरित करना। दूसरा, व्यक्ति, परिवार, कुटुंब, जन, धार्मिक अनुष्ठान, पशु, ऋषि मुनियों के आश्रम आदि की सुरक्षा करना। तीसरे प्रकार का जो कार्य था वो कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से मनुष्यों के लिए भोजन सामग्री को जुटाना। बाद में इसमें व्यापार भी जुड़ता चला गया। और चौथा, जन में निवास करने वाले व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के समाज में कार्य करना, जैसे भवन बनाना, कूप बनाना, कृषि उपकरण बनाना, लकड़ी काटना, कुल मिला के सेवा शुश्रूषा करना। इन 4 प्रकार के कार्यों को करने वालों को क्रमशः प्रथम को ब्राह्मण, द्वितीय कार्य करने वालों को क्षत्रिय, यजन, याजन, पठन पाठन का कार्य करने वालों को ब्राह्मण, जन की सुरक्षा करने वालों को क्षत्रिय, पशुपालन और व्यापार को संभालने वालों को वैश्य, और उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करने वालों को शूद्र नामक 4 वर्णों में रखा गया। और इसी प्रकार 4 आश्रम व्यवस्था की गई। आगे चलकर कालांतर में ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था कहा गया।
हम देखते हैं कि समाज में ये जो 4 प्रकार के जो कार्य हैं, इनकी रूपरेखा हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहली बार पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है हमें, और ये व्यवस्था समाज में कर्म आधारित थी। कर्म के आधार पर एक ही परिवार में एक ही जगह रहने वाले व्यक्तियों में विभाजन किया गया था। लेकिन वर्ण की जो उत्पत्ति हुई उसके संदर्भ में अगर देखें तो प्रारंभ में भारतीय समाज में त्वचा के आधार पर, व्यक्ति की चमड़ी के रंग के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति को माना गया। जो गौरवर्ण लोग थे उनको आर्य कहा गया, वो एक प्रकार से विजेता थे, स्वामी थे यहाँ के। जो श्याम वर्ण के लोग थे अनार्य थे। जो कृष्ण वर्णीय लोग थे उनको दास दस्यु कहा गया। ये स्थानीय लोग थे जो पराजित हो गए थे, सेवक के रूप में उनको देखा गया। और ये हमें वेदों से जानकारी मिलती है, वैदिक सामग्री से जानकारी मिलती है। प्रारंभ में भारतीय समाज में 2 ही वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाद में आवश्यकता अनुसार 2 वर्ण और जोड़े गए, वैश्य और शूद्र। शूद्र को क्षुद्र कहा गया है। क्षुद्र से तात्पर्य था छोटे काम करने वाला। एक भारतीय समाज में, भारतीय साहित्य में कल्पना की गई कि जो विराट पुरुष अर्थात जो ब्रह्मा हैं, उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। हमें ऋग्वेद में इस बात की जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य थे, मेरी माता आटा पीसने वाली है, और हम सभी धन और पशु की कामना करते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भिन्न भिन्न कर्म करने वाले लोग एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे, एक ही समूह में रहते थे और आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करते थे। बाद में इस पुरुष सूक्त की बात को महाभारत के शांति पर्व, मनुस्मृति, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में भी दोहराया गया। ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों में शूद्रों को शेष वर्णों की सेवा करने हेतु उत्पन्न माना गया। शुरुआत में चारों वर्णों में कोई अंतर नहीं था। कोई भी व्यक्ति कर्म के अनुसार किसी भी वर्ण में समाहित हो सकता था। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती गई तो सीमाएं बनने लगी, सीमाओं में जकड़ा जाने लगा। बृहदारण्य उपनिषद में ब्रह्मा को अकेला माना गया है ब्राह्मण के रूप में। उसका दूसरा रूप क्षत्र के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, जिसमें इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, यम, मृत्यु तथा ईशान देवताओं को सम्मिलित किया गया। ब्रह्मा का जो तीसरा रूप जो मिलता है उसकी बात की गई वैश्यताओं की। वसु, रुद्र, आदित्य, विष्णुदेव तथा मरुत देवताओं को इसमें सम्मिलित किया गया। और चौथा जो उसका रूप था शूद्र, उसमें पोषण देवता का निर्माण हुआ। ये चारों रूप समान स्तर पर माने गए, चारों को बराबरी का दर्जा दिया गया है बृहदारण्यक में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कर्म पर ही आधारित था, लेकिन उसमें बहुत सारी जटिलताएं धीरे धीरे आती जा रही थी। लेकिन हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अब भी कहीं न कहीं कर्म आधारित था। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि राजा सुदास ने ब्राह्मण वशिष्ठ के स्थान पर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया। दूसरा, ब्राह्मण श्वेत केतु का पिता उद्दालक पांचाल के क्षत्रिय राजा प्रवाहन जवाली के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है।
ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में सतकाम जाबाल ने गौतम ऋषि से शिक्षा ग्रहण की। रैकव ऋषि ने जनाश्रुति पौत्रायन नामक शूद्र राजा को धर्म संबंधी ज्ञान दिया। अशुपति केकई नामक क्षत्रिय राजा ने 5 ब्राह्मणों को तथा क्षत्रिय राजा प्रवाहन ने गौतम नामक क्षत्रिय ब्राह्मण को शिक्षा दी। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी कर्म आधारित योग्यता के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो रहा था। इस काल में कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आसानी से जा सकता था। उत्तरवैदिक काल के बाद में अगर हम महाभारत काल की बात करें, महाभारत के रचना काल की बात करें, तो महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को माना गया, यानी कि जन्म को। इसके बाद में जो सूत्र ग्रंथ हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के मध्य, पाणिनि का काल, बौद्ध साहित्य और कौटिल्य के अर्थव्यवस्था में भी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और करीब करीब वही व्यवस्थाएं हमें जो दिखाई देती हैं जो उत्तरवैदिक काल में हमें दिखाई देती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और यजन, दान देना और ग्रहण करना, ये कार्य ब्राह्मण का बताया गया है। अध्ययन, यजन, दान, शस्त्रों द्वारा आजीविका प्राप्त करना, प्राणियों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये काम क्षत्रिय का बताया गया है। अध्ययन करना, यजन करना, दान देना, कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये वैश्य का कर्म बताया गया है। और अंतिम जो चौथा जो है उसमें दिव्य जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य में सहयोग करना, शिल्पी या का कारीगर का कार्य करना, नट आदि के कार्य करना, ये शूद्र के कर्तव्य बताए गए हैं। सामाजिक व्यवस्थाकारों ने इस सामाजिक ढांचे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अधिकार, कर्तव्य सुनिश्चित किए और उनकी पालना करने के लिए नियम बनाए, कायदे बनाए। प्रारंभ में शूद्र भी तीनों वर्णों की तरह स्वतंत्र था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग था, विशेष परिस्थितियों में ही शूद्र को यज्ञ करने, वेद की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाने लगा। लेकिन मौर्यों से लेकर और गुप्तों के बाद तक की अगर बात करें, या गुप्त काल के बाद मध्ययुगीन भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म नहीं रहा, उसका स्थान जन्म ने ले लिया। जन्म के आधार पर ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र माना जाने लगा। अब ये संभव नहीं था कि कोई व्यक्ति क्रम के आधार पर ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाए, या कोई वैसे शक्ति प्राप्त करके राजसत्ता प्राप्त कर ले तो वह वैसे ही वो क्षत्रियता को प्राप्त करे। गुप्त काल में ये चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था थी ये स्थापित हो चुकी थी, और वर्तमान भारत में भी ये स्थिति विद्यमान है, कोई दो राय नहीं है। अब हम देखते हैं भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था आई उसके कुछ फ़ायदे भी हुए, तो समाज को समय समय पर बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़े। मध्यकाल में वर्ण का आधार पूरी तरह जन्म हो गया, और जन्म के आधार पर ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माना जाने लगा। अब उनके
अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च हो गई, चाहे वो अयोग्य और भ्रष्ट क्यों न हो, क्योंकि अलबरूनी लिखता है कि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है। उसे यज्ञ करने, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने, दान लेने का अधिकार था। तो क्षत्रिय वर्ण की अगर बात करें तो परंपरागत रूप से युद्ध करने, राज्य व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी उसके पास में थी। उसे यज्ञ करने, शिक्षा प्राप्त करने, दान देने का अधिकार था। शासक के रूप में उसका कर्तव्य था कि वो प्रजा को अपने स्वधर्म पर अडिग रखे, सुरक्षा करे उसको। वैश्य और शूद्रों की अगर बात करें तो उत्तरवैदिक काल में ही कृषि करने के साथ साथ पढ़ना और यज्ञ करना वैश्यों के कार्य तो थे, लेकिन धीरे धीरे वैसे भी शिक्षा से दूर होते चले गए और उनका स्तर भी शिल्पियों के समान हो गया। उस काल में शिल्पियों की गणना भी वैश्यों में होती थी। मौर्यों के काल को अगर हम देखें तो व्यवस्थाएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। अलबरूनी लिखता है कि वैश्य और शूद्र में कोई विशेष अंतर नहीं था। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में त्वचा के रंग के आधार पर बनी, जिसमें आर्यों के गौण वर्ण और अनार्यों के कृष्ण वर्ण में भेद किया गया था। और इस व्यवस्था की स्थापना आर्य जाति के रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हुई थी। बाद में इस व्यवस्था में श्रेष्ठता का भाव जुड़ने से आर्यों को उच्च वर्ण एवं अनार्यों को निम्न वर्ण का माना जाने लगा। समाज में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ ही आर्यों के भीतर एक नई तरह की वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में अस्तित्व में आई। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाकर अपना कार्य और अपना वर्ण बदल सकता था, किंतु कालांतर में प्रत्येक वर्ण के लिए स्वधर्म निर्धारित किए गए, उनके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, सीमाएं उनकी बना दी गई। ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन अध्यापन, यजन याजन आदि कार्य, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, देश की रक्षा करना, वैश्यों के लिए कृषि और व्यापार तथा शूद्रों के लिए तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, शिल्प संबंधी कार्य करना, ये बांट दिया गया। समय के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के लिए उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करना अनिवार्य हो गया। राजा का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रजा को अपने कर्तव्यों पर डट रहने के लिए बाध्य करे। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था के बंधन सुदृढ़ होते चले गए, वैसे वैसे लोगों के लिए अपने स्व धर्म को त्याग कर अन्य वर्ण के कार्य करना वर्जित होता चला गया और इस प्रकार वर्ण का निर्धारण धीरे धीरे जन्म से होने लगा और उसके परिणति आज हम भारतीय जाति व्यवस्था या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।